नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी जानकारी है। 7 सर्कुलर रोड पहुंचे नीतीश कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार करीब 20 साल के बाद अपना आधिकारिक आवास एक अड़े मार्ग छोड़कर नए पते 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो चुके हैं। आज सुबह से ही नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। विजेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश कुमार सबसे पहले डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पहुंचे। उनके आवास पर करीब 10 मिनट तक रुके, कई मुद्दों पर चर्चा की, फिर वो अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड वापस लौटे। इसके कुछ ही देर के बाद सीआरपीएफ के डीआईजी भी 7 सर्कुलर रोड पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को Z+ की सुरक्षा मिली है और इसी सिलसिले में सीआरपीएफ के डीआईजी पहुंचते हैं। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए 7 सर्कुलर रोड पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही, चर्चा की गई है। दरअसल 7 सर्कुलर रोड पर जब शिफ्ट हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार, तो ऐसे में उनके बंगले पर सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे, डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी पहुंचे। जो हलचल है वो आप देख सकते हैं। 7 सर्कुलर रोड की ये हलचल आपको दिखा रहे हैं और 7 सर्कुलर रोड की ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के नए पते की तस्वीरें, जहां पर आप सीएम सम्राट चौधरी को देख रहे हैं और पूर्व सीएम नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अपने नए पते पर आज ही वो पहुंचे हैं। अब उनका यही पता होगा, 7 सर्कुलर रोड, जबकि 20 सालों से वो एक अड़े मार्ग में रह रहे थे। जो अब नया पता सम्राट चौधरी का होगा, क्योंकि सीएम आवास और सीएम आवास भी शिफ्टिंग के लिए तैयार है। सीएम सम्राट चौधरी जल्द वहां पर शिफ्ट करेंगे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले जो हलचल है पटना की, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह से लगातार नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। विजेंद्र यादव के आवास पर जाकर सबसे पहले मुलाकात की। औपचारिक रूप से आए थे मिलने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नेता कल शिफ्ट किए हैं, तो औपचारिक रूप से अपना उनका एक मिलने आए। उनको भी मानते हैं कि भाई हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। अब सर नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड मिली है। हम बिल्कुल यही है। सम्राट चौधरी अब शिफ्ट हो रहे हैं सर। एक बिल्कुल स्वाभाविक है ना, वो तो सीएम हाउस से तो वहाँ शिफ्ट करना स्वाभाविक है। सर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब वो तो हमारे मुख्यमंत्री के जुडिशन, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद अमृतराज पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, तस्वीरें तो दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आज सुबह की जो हलचल रही है, विस्तार से उसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज सुबह में अपने पुराने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और वर्तमान में डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास से पहुंचे थे और वहां पे उन्हें कर्सी मुलाकात की। उसके बाद वो अशोक चौधरी, जो उनके पुराने सहयोगी, तो उनके आवास पे पहुंचे, वहां पे मुलाकात की और उसके बाद एक अन्य मार्ग भी गुजर के ले गए थे और उसके बाद वापस 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। जाहिर तौर पे सुबह में इसके पहले भी वो कर्सी मुलाकात अपने सहयोगी के साथ करते रहे, लेकिन उससे कुछ देर के बाद जब 7 सर्कुलर रोड पहुंचे तो कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और उसके बाद फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे 7 सर्कुलर रोड और 7 सर्कुलर रोड में उनसे मुलाकात करने के लगभग आधे घंटे तक वो मुलाकात हुई। मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके पहले से नीतीश कुमार से जो उनका बेहतर बॉन्डिंग था अभी लगातार देखने को मिल रहा है। और सम्राट चौधरी को जब मालूम चला कि कल देर शाम नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट कर गए हैं, तो आज मुख्यमंत्री होने के नाते एक अच्छी मुलाकात के लिए 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और लगभग 20 से 25 मिनट तक उन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात काफी अच्छी रही और मुख्यमंत्री को बाहर तक छोड़ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहुंचे। जाहिर तौर पर ये मुलाकात कई मानों में बेहद महत्वपूर्ण और कई तरह की चर्चाएं। चर्चा एक बात ये भी लेकर हो रही है कि बहुत जल्द सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, तो कई तरह की चर्चाएं हैं। कर्सी मुलाकात इसे माना जाए, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट कर चुके हैं, तो एक कर्सी मुलाकात माना जा रहा था जिसे करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे थे और दोनों नेताओं में काफी अच्छी मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी लगातार हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 सालों से, जब सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं,
नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी बेहतर रही है। और आज भी जब दोनों नेता मिलते हैं उनमें वैसे ही गर्मजोशी दिखाई पड़ती है। आज भी हमें वही तस्वीर देखने को मिली जब दोनों नेता आपस में मिले, और तस्वीर भी आप देख सकती हैं जिसमें दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन करते हुए और दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता। तो साफ साफ संकेत है कि आने वाले समय में ये एनडीए के लिए भी काफी अच्छे संकेत हैं कि जब दो बड़े नेताओं के बीच में काफी अच्छा तालमेल दिख रहा है। जी बिल्कुल आनंद, और तस्वीरों से एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सीएम हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी वो काम करेंगे। तस्वीरों से ये दिखाने की कोशिश भी रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आनंद। विजेंद्र यादव के आवास पर जाकर देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं, उसके बाद अपने नए पते पर शिफ्ट होते हैं और वहां पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने 7 सर्कुलर रोड पहुंचे थे और अब मुलाकात करने के बाद यहां से वापस निकल रहे हैं। और जाहिर तौर पर यह मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये पहला मौका है जब 7 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं और यहां पे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिफ्ट कर चुके हैं। तो एक कटसी मुलाकात भी मानी जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी कई सारी चर्चाएं हैं। एक चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर है। इसके अलावा भी सम्राट चौधरी ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए, कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने आना 7 सर्कुलर रोड में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त हम आपको 7 सर्कुलर रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात कुछ देर में समाप्त भी हो जाएगी और मुख्यमंत्री यहाँ से निकलना लगभग आधे घंटे तक, लगभग 25 से 30 मिनट तक ये मुलाकात चली है। और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब जब बिहार में नए मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव हैं। बिहार में लगातार अपराधियों का काउंटर किया जा रहा है और सम्राट चौधरी के तेवर से साफ है कि वो अपराध को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वक्त बिल्कुल वैसे ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त 7 सर्कुलर रोड से निकलते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट, और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। और उसी मुलाकात के बाद इस वक्त सम्राट चौधरी निकले हैं और इस वक्त विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी। और इस वक्त देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार जो भी उनके आवास पे पहुंचे हैं उन्हें छोड़ते हुए बाहर पहुंचे हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार इसके पहले भी कर्टसी के लिए माने जाते हैं और इस वक्त भी नीतीश कुमार से मुलाकात करके पहले सीएम निकले, फिर अब डिप्टी सीएम निकल रहे हैं। और विजय चौधरी, इस वक्त विजय चौधरी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और पीछे पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और इस वक्त विजय चौधरी आवास से निकलते हुए। तो एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही दोनों बड़े नेताओं की। और चलिए बात बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों को लेकर करेंगे, क्योंकि दावे बहुत होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर। लेकिन उस बीच आरा से एक जो तस्वीर आई है वो झकझोरने वाली है, हैरान करने वाली है। आरा की तस्वीर जो सामने आई है वो कई सवाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खड़े कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठेले पर अस्पताल पहुंचा घायल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल चुकी है। 102 पर कॉल करने के बाद मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। सड़क हादसे में युवक घायल हुआ था, तड़प रहा था। डायल 102, 112, उसने सब कुछ, जितना भी एक्सेस था वो सब कुछ उसने कोशिश की, लेकिन मदद नहीं पहुंचाई गई। और ये आरा की तस्वीरें सिस्टम की हकीकत बयां कर रही हैं। सड़क हादसे में घायल राकेश कुमार सड़क किनारे तड़पते रहे, लेकिन 102 एम्बुलेंस 112 पर बार बार कॉल करने के बाद कोई मदद नहीं पहुंची। करीब 20 मिनट तक इंतजार के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, जब कोई नहीं पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने मजबूरी में ठेले का सहारा लिया। घायल को उसी पर लादकर अस्पताल पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये घटना न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोलती है बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है कि लोगों की सुविधाओं की जब बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, हेल्पलाइन नंबर की बात की जाती है, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन दावों की हकीकत क्या है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से जब दावे किए जाते हैं कि आप 102 पे कॉल कीजिए, तुरंत आपको मदद पहुंचाई जाएगी, एम्बुलेंस आप तक पहुंचेगी, लेकिन युवक सड़क के किनारे तड़पता रहा, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। फिर देखिए जो
लोग हैं उन्होंने इंसानियत की मिसाल वहां पर पेश की और ठेले पर लादकर इस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि जब 102 पर डायल किया गया तो कहां थे कर्मचारी, कहां था अस्पताल, कहां थे स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे और वादे। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से युवक को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। ये तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराया हो, आप देख लीजिए सरकार दावे तो लगातार करती है, सरकार के दावों में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी खोखली रहती है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि गड्ढे में गिर गया और 102 को कॉल किया गया और उसके बावजूद कोई नहीं पहुंच पाया, तो ये हमको लगता है कि बहुत मानवीय हिंसा है और इससे शर्मनाक और कुछ नहीं। और इन तस्वीरों के बाद सवाल लाजमी है, न्यूज 18 के सुलगते सवाल हम सामने रख रहे हैं। घायल को समय पर मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्या हवा हवाई है? 12 से 15 मिनट में रिस्पांस का दावा, क्योंकि दावा किया जाता है कि आप हेल्पलाइन डायल कीजिए और आपके पास 15 मिनट के अंदर मदद पहुंच जाएगी। लेकिन सिस्टम की ये सुस्ती जो है वो जान पर बन सकती थी। घायल को ठेले पर ले जाने की नौबत आखिर क्यों आ गई? आखिर करोड़ों खर्च करने के बाद भी अगर स्वास्थ्य सेवाओं के यही हाल है तो फिर सवाल लाजमी है, एक्शन की जगह हर बार रिएक्शन क्यों आता है? और ये जो तस्वीर सामने आई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चंदन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, सबसे पहले तो विस्तार से ये घटना बताइए कि हुआ क्या था। युवक का दावा है कि उसने दोनों ही नंबर डायल किए थे, हेल्पलाइन नंबर 102, 112 डायल करने के बाद भी मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्या सच्चाई आ रही है इसके सामने? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखा देना चाहेंगे। हमने खुद वहां पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहां पर तुरंत उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वहां से जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है वहां की दूरी मात्र 500 मीटर है। वहीं आरा सदर अस्पताल की अगर दूरी की बात करें तो धोबी घाट मोड़ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर सदर अस्पताल है। और वहाँ मरीज के परिजन और जो घायल था वो लड़का, जो कि बुरी तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो तड़प रहा है सड़क किनारे। लेकिन वहां पर तकरीबन 15 मिनट तक 102 का एम्बुलेंस और 112 की जो दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि 15 मिनट में तुरंत त्वरित रिस्पांस दिया जाता है, लेकिन रिस्पांस नहीं मिलने के बाद घायल जो युवक है वो तड़पता रहा। और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से जो उसको ठेले पर लिटाया गया। और एक तरह से कहे तो जो पूरे ठेले पर ये स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दिखी है वो कहीं न कहीं से बिल्कुल बड़ी संवेदनहीनता है। हालांकि इसको लेकर के हमने जब सूचना देने की सिविल सर्जन को कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से घायल सड़क पर वो युवक तड़पता रहा और 102 एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसको ठेले पर लाद करके और देखना होगा कि अब जब न्यूज 18 ने इस मामले को उठाया है तो इस पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर घर में घुसकर दंपत्ति पर अटैक किया गया है। घर में घुसकर दंपत्ति पर हमला किया गया। नवाज आलम और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। इलाज के दौरान नवाज आलम की मौत हो चुकी है। पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज चल रहा है इस वक्त। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। घटना के कारणों की जांच जारी है। और फिर बहौर के लालबाग की ये घटना बताई जा रही है। देखिए पटना राजधानी की ये खबर जहां पर घर में बदमाश घुसते हैं और पति पत्नी पर अटैक करते हैं, जिसमें पत्नी की हालत नाजुक है, पति की जान जा चुकी है। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस लड़के की पहचान हुई है अभी और पूरे कारणों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है चाकू से हमला किया गया। कितनी संख्या में है? अकेला ही लड़का बताया जा रहा है। घटना का वक्त क्या रहा होगा? 6:30-7 बजे के बीच में बता रहे हैं। क्या विवाद का क्या? ये हम लोग ही पता कर रहे हैं, डिटेल मिला है उसका। और पटना से धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिएगा कि क्या ये घटना है, क्या कोई ये पुरानी रंजिश का मामला है? जी, जिस तरह से पुलिस के बयान आए हैं, पुलिस का कहना है कि इस
मामले पे तहकीकात की जा रही है कि पुरानी रंजिश है या क्या मामला है। लेकिन जिस तरह से एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा का सवाल है कि किस तरह से युवक घर पर घुसता है और पति पत्नी दोनों को चाकू मारता है, इलाज के दौरान पति की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का मामला है। राजधानी में जिस तरह से घटना दर घटना हो रही है और इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर पूरी तरह से सवाल खड़े करती है। जी धर्मेंद्र, इस मामले में अभी पुलिस का क्या कहना है? क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? ये पुलिस का साफ कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है और उसके गिरफ्तारी के लिए जो आसपास के इलाकों में छानबीन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द युवक की गिरफ्तारी हो और उस गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला दरअसल क्या है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने किस मंशे के साथ दंपत्ति पे हमला किया, चाकूबाजी की और फिर इलाज के दौरान जो नवाज आलम थे उनकी मौत भी हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे जो कि बेगूसराय है। बेगूसराय में गोली चलाई गई है, अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। मसूराज गांव के पास गड्ढे से शव बरामद किया गया। अरविंद महतो के रूप में मृतक की पहचान कर ली गई है। युवक के सिर पर गोली के निशान हैं। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और शुक्रवार रात घर से युवक निकला था। पुलिस और एफएसएल की टीम अब मामले की जांच कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। मसूराज गांव के पास गड्ढे से युवक का शव बरामद किया गया है। अरविंद महतो के रूप में इसकी पहचान कर ली गई है। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कोई ये पुराना विवाद था, आपसी रंजिश जिसमें हत्या की गई है, ये सब कुछ जांचा और परखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, साक्ष्य जुटाने का काम हो रहा है। कल शादी में कहीं अपने दोस्त के साथ गया था, लौटते क्रम में घटना हुआ है। सुबह में हम लोग को मालूम चला लड़का का नाम अरविंद महतो है, घर कुंभे हुआ। पिता का नाम पवन ये महतो है। लड़का किस तरह का था? अरविंद कैसा स्वभाव का था? लड़का ठीक ठाक था। आप लोग जैसे ग्रामीण, आप लोग को मालूम होगा किसी दुश्मनी चलता होगा ये? ना दुश्मनी तो नहीं चल रहा है। इस 2 महीना पहले मान लीजिए बाहर से एवे किया है, कल परसों जाने वाला था और कल शादी में गया है, लौटते क्रम में घटना हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। हाजीपुर से बड़ी खबर, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष घायल हुई है। महिला आयोग अध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ है। गाड़ी से टकराई अध्यक्ष की कार और अप्सरा मिश्रा को हल्की चोट आई है। बॉडीगार्ड के सीने में भी चोट लगी है। हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। गाड़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल चुका है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हो गया और एक बड़ा हादसा हालांकि टल चुका है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बड़ा हादसा टल चुका है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये कैसे घटना घटी? फिलहाल हालत कैसी है महिला आयोग की अध्यक्ष की? क्या अपडेट है खबर पर? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरपुर से कल शाम में जो है सुनवाई करके अप्सरा मिश्रा जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी से आ रही थी। तभी हाजीपुर पुल के पास एक बाइक सवार को बचाने में उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी टकरा गई और उसके पीछे अप्सरा मिश्रा की गाड़ी थी जो टकरा गई। तो इसी दौरान दुर्घटना हुई है और दुर्घटना के बाद जो है बॉडीगार्ड हैं, उन्हें काफी चोट आई है, सीने में चोट है और डॉक्टरों के अंदर में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अप्सरा मिश्रा जो है सुरक्षित हैं, लेकिन इन्हें भी चोट आई है और आज फिलहाल ये आराम कर रहे हैं। डॉक्टरी चेकअप इनका हो गया है। तो कहा जाए कि बाल बाल बची हैं महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा, क्योंकि कल शाम जो है 7:30 बजे के समय जो है ये घटना हुई है और उसके बाद दहशत में वो है। जी बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में क्रूज हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। अभी भी 4 लोग लापता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसी लापरवाहियों से सबक लोग ले रहे हैं? रियलिटी चेक पटना में हमने किया, ग्राउंड की स्थिति क्या है, इसी पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा के बीच जिंदगी से खिलवाड़, ओवरलोड नावें, बिना लाइफ जैकेट और प्रशासन खामोश। क्या हादसे का इंतजार कर रहा सिस्टम?
गंगा की लहरें तेज है, हवाएं नावों को झकझोर रही हैं, लेकिन मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। राजधानी पटना के दियारा इलाके से शहर में आने जाने का यही एक जरिया है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर नावों में ठूस ठूस कर सवारियां भरी जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसे में कई लोगों की जान चली गई। वहां क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर गंगा के उफनती लहरों के बीच सफर कर रहे हैं। गंगा के दियारा से दीघा घाट आने वाले नाव में क्षमता से काफी ज्यादा लोग भरे जाते हैं। 30 की क्षमता वाले नावों पर 70 से 80 लोग सवार हैं। ना किसी के पास लाइफ जैकेट है, ना सुरक्षा के कोई उपाय है। तेज हवा में उफनती गंगा में क्षमता से ज्यादा परिचालन हो रहा है, जो आफत को दावत देने जैसा है। आज हम गंगा के किनारे पहुंचे हैं और देखने के लिए कि ऐसे हादसे आखिर क्या वैसे हादसा होने की संभावना कहीं यहीं पे भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाएंगी वो बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं कि ये हादसे यहाँ भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में ज़रा देखिए, इन तस्वीरों में ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से ये दीघा घाट पे गंगा से इस पार से उस पार आने वाली जो बोट चल रही हैं, जो नावें हैं, वो किस कदर से जो है ओवर क्राउडेड है। नावों पर सवार यात्रियों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी इंतजाम नहीं, ना लाइफ जैकेट है, ना कोई बचाव के साधन, सिर्फ किराया वसूला जाता है। अगर हादसा हो जाए तो जान बचाने के कोई इंतजाम नहीं। डर लगता था, क्या करे, शादी है तो गए थे उस पर। और कुछ बचने के लिए कुछ लाइफ जैकेट वगैरह रहता है? बकाठी है, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भगवान भरोसे है, ये सब यहाँ लूटपाट हो रहा है खाली। जिला प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। तेज हवा में एक छोटी सी लहर किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। मौसम जो है वो लगातार बदला है और लगातार गंगा में लहरें जो हैं वो तेज हैं। बावजूद इसके बिना कोई सुरक्षा के क्षमता से अधिक लोगों का परिचालन जो है वो जारी है और ये एक बड़े घटना को जो है वो संकेत देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रशासन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो आखिर कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही गंगा की लहरों पर जिंदगियां दांव पर लगती रहेंगी? जिस प्रशासन पर इन सबको देखने की जिम्मेदारी है, वो आंखें मूंदे बैठा है। सवाल है कि क्या प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने पटना की देखी। गंगा नदी में चलती हुई नावें और नाव पर बैठे सफर कर रहे लोगों की जिंदगी, कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही भगवान भरोसे है। अब जबलपुर क्रूज हादसे का एक नया फुटेज सामने आया है, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। जबलपुर क्रूज हादसे का ये नया वीडियो है जिसमें लापरवाही साफ दिखी है। देखिए किस तरीके से लाइफ जैकेट का जो बंडल है उस वक्त खोला जा रहा था जब क्रूज में पानी भर चुका था। हादसे से ठीक पहले क्रूज में पानी भरा था। क्रूज में पानी भरने के बाद लाइफ जैकेट लोगों को पहनाई जा रही थी। तो समझिए कि लापरवाही बहुत बड़ी थी। क्षमता से ज्यादा लोग थे और 40 से ज्यादा लोगों को इस पर सवार किया गया था, जबकि टिकट केवल 29 लोगों का काटा गया था। एक बड़ी लापरवाही। ये दूसरी लापरवाही की तस्वीर देखिए, जहां पर पानी भरने के बाद लोगों को लाइफ जैकेट दिया जा रहा था और आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ लाइफ जैकेट के भरोसे ये पूरी जिंदगी नहीं चल सकती। अब वहां पर संचालन में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, दूसरी तरफ लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर क्षमता से ज्यादा लोडिंग है तो फिर आप रुक जाइए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।